सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो इस सेशन के अंदर वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज़ में थे, पॉलिटी से रिलेटेड, जो पॉलिटी करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में थे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। दिस इज रिलेटेड विथ एंटी डिफेक्शन लॉ, द 12th schedule of the constitution commonly known as anti-defection law. It was introduced in 1985 with a view to curb the tendency among the legislature to switch loyalties from one party to another and facilitate the toppling of regimes and formation of new ones. It provides for the presiding officer of the legislature to disqualify any defector on a petition by another member. तो यहाँ पे you have to tell the correct answer. अब यहाँ पे if you see here, पहली चीज़ तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ महाराष्ट्र की वजह से काफ़ी न्यूज़ में है। बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। सो एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि आपका 1985 के अंदर आया, और ये जो शेड्यूल है दैट इज़ द 10th शेड्यूल, इट्स नॉट द 12th शेड्यूल, तो ये ध्यान में रखना है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस लॉ, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कौन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। पहली चीज़ तो याद रखना कि कोई भी डिस्क्वालीफाई होगा, इसका डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा, द डिसीजन विल बी टेकन बाय द स्पीकर। दूसरा कि जो भी डिसीजन स्पीकर के द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन का होगा एज पर द क्योटो हॉलन केस, वो डिसीजन हायर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। सो लॉ के अकॉर्डिंग दो तरीके के डिफेक्शन हो सकते हैं। अ मेंबर वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही गॉट इलेक्टेड। अगर कोई एक पार्टी से इलेक्ट होके आता है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चला जाए इलेक्ट होने के बाद, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। दूसरा, अ मेंबर वायलेटिंग अ डायरेक्शन विप जो चीफ विप होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, जो चीफ विप होते हैं जो कि स्टेट असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, तो जो भी डायरेक्शन चीफ विप के द्वारा रखा जाता है। सो इफ़ अ मेंबर वायलेटिंग अ डायरेक्शन या विप इशूड बाय हिज पार्टी टू वोट इन अ पर्टिकुलर वे और टू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, अगर वो डायरेक्शन नहीं मानी जाती है देन ऑल्सो एंटी डिफेक्शन लॉ आपका लागू होता है। पैराग्राफ 4 जो है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा से अभी से न्यूज़ में कंटिन्यूस बेसिस में, पैराग्राफ 4 ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब पैराग्राफ 4 ऑफ वी कैन से 10th शेड्यूल, जो कि दैट टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्शन विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर ऑफ अ पार्टी विथ अनदर। अगर एक पार्टी का दूसरे पार्टी से अगर मर्जिंग हो रही है, तो इन दैट केस देयर विल बी वी कैन से इन दैट केस जो मर्जर आपका हो रहा है एक पार्टी का, उस पर लागू नहीं होगा, बट प्रोवाइडेड देयर इज़ अ केस कि लगभग 2/3 पार्टी का टोटल स्टैंड एग्रीज टू द मर्जर। अब इसमें कई बातें आती हैं कि वेदर दिस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल पार्टी जो आपकी इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव पार्टी। लेजिस्लेटिव पार्टी मतलब जो MLAs MPs हैं, इलेक्ट होकर कार्य कर रहे हैं स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट के अंदर रेस्पेक्टिवली, तो उनको कंसीडर आपका करना है कि इस तरीके से कंसीडर करना। इस पर बहुत डिबेट भी चलता है और इसी लूफोल का इस्तेमाल भी किया जाता है। आज के समय में एंटी डिफेक्शन लॉ का एक नया डायमेंशन भी आपका स्टार्ट हुआ है, दैट वेदर वी शुड टॉक अबाउट द ओरिजिनल पार्टी का मर्जिंग और ये लेजिस्लेटिव पार्टी जो कि विद इन स्टेट असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर उनका मर्जन की 2/3 लाइक 54 MLA हैं, तो 37 जो है अगर एग्री करते हैं, इन दैट केस मर्जिंग हो सकती है। ओरिजिनल पार्टी का मर्जर नहीं हुआ फिर भी ऐसा हो सकता है और देयर विल बी नो डिस्क्वालिफिकेशन। सो ओरिजिनली द 10th शेड्यूल हैड स्पोकन ऑफ ए स्प्लिट इन अ लेजिस्लेचर पार्टी एज अ एक्सेप्शन टू द डिस्क्वालिफिकेशन रूल, और इसमें स्प्लिट की बात की गई थी। लगभग उसमें 1/3 का था, अगर 1/3 है तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं आपका होता है। और ये एक प्रकार से एक चैलेंज भी था, तो फिर 1/3 को इंक्रीज करके 2/3 किया गया। और जो पैराग्राफ 3 है, विच अलाउड द यूज ऑफ स्प्लिट टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन वॉज डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 का है, उसमें उस चीज़ को डिलीट कर दिया गया था, जिसमें कहा गया, इट वॉज सेड कि 1/3 का अगर स्प्लिट होता है तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता। तो ये सारी बातें जो है हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985 विद अ व्यू टू कर्ब द टेंडेंसी अमंग द लेजिस्लेचर टू स्विच लॉयल्टी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर एंड फैसिलिटेट द टॉपलिंग ऑफ द रिजीम एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस। ये सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटर डिस्क्वालीफाई एनी डिफेक्टर ऑन अ पिटीशन बाय अनदर मेंबर, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 2 and 3। तो डिसीजन हैज़ टू बी टेकन और डिसीजन कैन बी टेकन बाय द स्पीकर। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्ट के ऊपर है। अब इसमें अगर आप देखोगे न्यूज़ कैसे, क्राइसिस इन सॉल्ट सेक्टर हिट्स 5 लाख पीपल इन गुजरात।
गुजरात के अंदर 5 लाख लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। तो सॉल्ट क्या है, इट्स पहला है कि सॉल्ट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट सॉल्ट, तो सॉल्ट इज़ अ सेंट्रल सब्जेक्ट, इट्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, जो कि लिस्टेड है, लिस्टेड नंबर इसका है दैट इज़ 58 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। गुजरात प्रोड्यूस 80% ऑफ द सॉल्ट इन इंडिया, दिस इज़ करेक्ट कि 80% जो सॉल्ट है इंडिया के अंदर दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गुजरात। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। अभी क्या है कि इंडस्ट्री डिमांड दैट देयर शुड बी अ नोडल एजेंसी विथ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन, एक नोडल एजेंसी हो जो इस चीज़ को रेगुलेट करे, तो कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन आपका होना चाहिए। बट वी हैव टू सी कि इस स्टेटमेंट में दैट सॉल्ट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट। सॉल्ट इज़ अ सेंट्रल सब्जेक्ट, तो 2nd और 3rd सही है, आंसर है दैट इज़ 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, द अपेक्स बॉडी फॉर चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज़ इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। की फीचर्स इसके क्या क्या हैं, तो यहाँ पे देखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर चाइल्ड एक्टर्स, चाइल्ड एक्टर्स के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस है। क्या है, producer to obtain permission from the judicial magistrate, ensure a safe environment, safe environment, as well as provide private tutors for child artists required to skip school for shoots. Producer will have to ensure that the children are not cast in role where they are exposed to ridicule, insult or harsh comment that could affect their emotional health. Neither should they be shown to consume alcohol, smoke or display nudity. ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई, दिस इज़ रिलेटेड विद, मतलब ये जो गाइडलाइन है ये आपकी जारी की गई। तो प्रोड्यूसर को यहाँ पे दे हैव टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है परमिशन आपके लेनी पड़ेगी, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये जो ड्राफ्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, इट विल रिप्लेस द अर्लियर वन जो कि 2011 में थी, जिसमें लाइक इंक्लूड प्रोविजन ऑफ न्यू लॉज एंड अमेंडमेंट सच एज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021। सो दीज गाइडलाइंस ऑल्सो अप्लाई टू ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, मतलब OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी आपकी लागू होगी। प्रोडक्शन यूनिट विल हैव टू लाइक दे हैव टू बी सेफ फॉर चिल्ड्रंस, मतलब पहला तो स्टेटमेंट जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे लेना है, यहाँ सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस तरीके किसी रोल में उनको नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पे 2nd और 3rd स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, पहला गलत है। सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ इंटरस्टेट काउंसिल, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, लाइक व्हाट इज़ इंटरस्टेट काउंसिल, और ये आपकी न्यूज़ में भी रहा है। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू सपोर्ट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन इंडिया। फिर है द इंटर स्टेट काउंसिल was established under Article 363 of the Constitution, which states that the President may constitute such a body if a need is felt for it. In 1988, the Sarkaria Commission suggested the council should exist as a permanent body, and in 1990 it came into existence through a presidential order. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है दिस इज़ आर्टिकल 263, इट्स नॉट आर्टिकल 363। और जो इंटरस्टेट काउंसिल की अगर हम बात करें तो मेनली कई जो इश्यूज़ हैं, तो इंटरस्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन आपका हो सकता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर आपके चेयरमैन रहेंगे, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के रहेंगे, ऐसे यूनियन टेरिटरी जैसे पुडुचेरी, दिल्ली जहाँ पे स्टेट असेंबली उनके CM रहेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ये भी रहेंगे, 6 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रहेंगे जो कि पार्ट है काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और दे विल बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो भी इसका मेंबर आपके रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, मेन फंक्शन काउंसिल का क्या है कि to inquire into, advice on dispute between states, investigating and discussing subjects in which two states or states and the union have a common interest, and making recommendation for the better coordination of the policy and actions. So these are the recommendations. ये सारी चीज़ें क्या होंगे, ये क्या है, अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं जो कि these are the things which need to be tackled by the interstate council. Different recommendations that will be implemented, क्योंकि जो भी सजेशन दिया जाएगा that will be in recommendatory nature, so वो अप्लाई होते हैं कि नहीं, that depends. तो यहाँ पे this is incorrect, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही। In 1988 सरकारी कमीशन also suggested the council should exist as a permanent body, and in 1990 it came into existence through a presidential order के माध्यम से it came into existence. So यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका इट्स करेक्ट, सो आंसर इज 1 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियन पीनल कोड सेक्शन 2
295 consider the following statement. Section 295 defines, prescribes a punishment for deliberate and malicious act intended to outrage the religious feeling of any class by insulting its religion or religious belief. Section 295 has been invoked on a wide range of issues, from penalizing political satire and seeking ban on or withdrawal books to even political critique on social media. Section 295 is one of the key provision in the IPC टू पेनलाइज रिलीजियस ऑफेंसेस. तो यहाँ पे इस पर न्यूज़ भी आई है, IPC से रिलेटेड है. तो यहाँ पे अगर सेक्शन 295 की बात करें तो अगर कोई भी या किसी का भी एक्ट है किसी के फेथ या रिलीजियस फीलिंग को अफेक्ट करता है तो अंडर दिस सेक्शन ऑफ IPC एक्शन आपके लिए जा सकते हैं. मेनली वी कैन से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि पेनलाइज करता है रिलेटेड विथ रिलीजियस ऑफेंसेस. इसमें इसका इस्तेमाल गलत भी हो सकता है, लेकिन मान लो किसी ने सार्कास्टिक वे में व्यंग है वो कोई आर्टिकल लिखा तो उसमें भी एक्शन लिया जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है. बुक को कोई विड्रॉल किया जा सकता है. सोशल मीडिया के अंदर कोई पॉलिटिकल क्रिटिक से रिलेटेड किताब है उसको भी विड्रॉ किया जा सकता है. तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं. हियर द आंसर इज दैट इज 1, 2 and 3. नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन जनवरी 2018. यहाँ पे अगर देखोगे ये आपका एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुड बी एक्सटेंडेड टू द ब्लॉक एंड सिटी लेवल. प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मेनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है. तो लॉन्च्ड इन जनवरी 2018, it aims to quickly and effectively transform 100 most underdeveloped districts across the country. The objective of the program is to monitor the real-time progress of the aspirational district based on 49 indicators from 5 identified thematic areas. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग इट विल ट्रांसफॉर्म 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट. कई सारे एरियाज़ हैं, जैसे कई सारी जो थीम्स हैं, जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो ये 5 आइडेंटिफाइड थीमेटिक एरियाज़ है जिन पर आपका कार्य किया जाएगा. विद स्टेट एज द मेन ड्राइवर दिस प्रोग्राम फोकस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट. हर डिस्ट्रिक्ट का क्या स्ट्रेंथ है और कैसे उन प्रोग्राम्स का हिस्सा मतलब जो है उसको आइडेंटिफाई करके किस तरीके से उस प्रोग्राम के माध्यम से उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट आपका किया जा सकता है. सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. लगभग 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट विल बी टारगेटेड, लॉन्च्ड इन जनवरी 2018. तो ये भी सही है, आपका ये भी सही है. तो यहाँ आंसर है दैट इज़ 7th का, दैट इज़ 1 and 3. तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि इस एरिया में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है द फोकस ऑल्सो विल बी कि एक तो कन्वर्जेंस होगा, मतलब सेंटर स्टेट की जो भी स्कीम है तो उनको एक साथ आपका सही से इम्प्लीमेंट करना. अगर एक ही है तो कन्वर्जेंस एक है. उसके बाद कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन भी होगा सेंटर स्टेट लेवल पे. तो यहाँ पे एक प्रभारी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साथ में कोलैबोरेट भी करें. फिर कंपटीशन भी होगा डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, देयर शुड बी कंपटीशन आल्सो अमंग डिस्ट्रिक्ट थ्रू मंथली रैंकिंग. ठीक है, तो दीज आर द एरिया, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन. तो ये एरियाज़ पे आपका इसका फोकस किया गया. तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ 1 and 3. सो दिस सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. तो आज ये आखिरी डे है आपका ऑफ़र जो चल रहा है, ठीक है, अनअकैडमी के अंदर 20% ऑफ का है. तो आप करंट अफेयर्स के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं. जुलाई का 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIVE. इसी को यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, SPLIVE. तो आप मेरे कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट के कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं. साथ में अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो इसमें जैसे एग्रीकल्चर या दूसरे कोई भी ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं. तो अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, 20% का ऑफ भी है. और ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट के सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस है, जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं. तो इसमें जैसे जुलाई का करंट अफेयर्स है, तो अभी जैसे हम टॉपिक्स देख रहे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग जगहों से प्रीलिम्स का टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, सब कुछ इसी कोर्स के अंदर हो जाएगा. तो फिर आपको इधर उधर कुछ नहीं करना पड़ेगा. हिंदू का भी एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज इसमें कवर्ड रहेगा, PIB, physics.org, डाउन टू अर्थ, हर चीज़ जो रिक्वायर्ड है हर चीज़ इस कोर्स के अंदर रहेगी. हर महीने कोर्स आएगा. कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIVE. तो आज लास्ट डे है जो भी ऑफर है इसका, और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. और इस सारे बैच कोर्सेज इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बैच कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. आई होप इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.